एनडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। बिहार चुनाव में किसानों के लिए घोषणा। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने वादा किया, एनडीए की सरकार बनने पर जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए की दी जाएगी आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनाओं में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी करने का भी किया वादा। राजस्थान के 3,777 गांवों के किसानों को तोहफा। भजन लाल शर्मा की सरकार ने इनपुट सब्सिडी को दी मंजूरी। 7 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में आएगा पैसा। झारखंड के रामगढ़ जिले में भारी बारिश ने फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बारिश के कारण किसानों की खड़ी और कटी हुई धान की फसलें बुरी तरह से हुई प्रभावित। तेलंगाना के एक बुनकर ने बुनी हाईटेक शॉल। नल्ला विजय कुमार ने सिल्क शॉल पर क्यूआर कोड बुनकर डिजिटल इंडिया की भावनाओं को किया पेश। क्यूआर कोड स्कैन करते ही दिखेंगी पीएम मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियां। समाचार अब विस्तार से। वरिष्ठ भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में गोपालगंज में एक वर्चुअल रैली के जरिए विपक्ष पर हमला करने के साथ साथ वोटरों के लिए कई बड़े वादों को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार बनने पर जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो 1,41,00,000 जीविका दीदी को नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफर करा है, वो सभी जीविका दीदी को 2 लाख तक की अमाउंट उनके बैंक अकाउंट में हम अलग अलग तरीके से भेजेंगे। मोदी जी 87 लाख किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देते हैं। अब आप एनडीए सरकार बनाने के बाद ये 6,000 में 3,000 रुपया एनडीए सरकार बिहार की भी जोड़ेगी और 6,000 की जगह 9,000 रुपया मिलेगा। अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार ने राज्य के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई के लिए इनपुट सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और उनकी फसलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में मदद की जा सकेगी। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राज्य के 43 तहसीलों के करीब 4,000 गांवों में किसानों को नुकसान हुआ है। फिलहाल राज्य के बारिश बाढ़ की आपदा से प्रभावित 7 लाख से अधिक किसानों को इनपुट सब्सिडी की राशि उनके खातों में भेजी जाएगी। राज्य भर में फसल नुकसान का सर्वे जारी है और जल्द ही रिपोर्ट मिलने पर राज्य सरकार बाकी पीड़ित किसानों को भी राशि जारी करेगी। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 6 जिलों की 43 तहसीलों में भारी बारिश के कारण 33% से ज्यादा नुकसान वाली फसलों की पहचान की गई है, जिसमें गिरदावरी के आधार पर आपदा प्रभावित घोषित किए गए 3,777 गांव शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि इन 3,777 गांवों में लगभग 7.63 लाख किसानों को स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से खेती के इनपुट सब्सिडी मिलेगी। प्रभावित गांवों में झालवाड़ा के 1,597, टोंक के 1,197, बूंदी के 534, भरतपुर के 349, डीग के 58 और धौलपुर जिले के 42 गांव शामिल हैं। झारखंड की तरफ बढ़ते। झारखंड के रामगढ़ जिले में भारी बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से खेतों में लगी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। मोंथा तूफान ने किसानों को बड़ा दुख दिया है। रामगढ़ जिले का गोला और दुलमी प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं इलाकों में हुआ है। खेतों में लगी फसल को किसान निकाल भी नहीं पाए।
मौसम वैज्ञानिक शशिकांत चौबे ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक भी खराब मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। इस बारिश के कारण किसानों की खड़ी और कटी हुई धान की फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बारिश और तेज हवा से खरीफ की धान और अरहर की फसल खराब हुई है। रबी की फसल चना, मसूर, मटर, गेहूं, सरसों का अंकुरण भी प्रभावित हुआ है। चक्रवाती तूफान मोंथा का व्यापक असर अररिया के किसानों पर भी पड़ा है। बेमौसम बारिश के कारण धान और आलू की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। निचले इलाकों में लगे धान के पौधे वाले खेतों में पानी का जमाव हो गया है। सबसे ज्यादा वैसे किसान प्रभावित हैं जिन्होंने अपनी फसल को काटकर खेत में छोड़ दिया था। खेत में लगे जल जमाव में कटे हुए फसल के पौधों के डूबने से किसानों के अरमान भी मानो पानी में डूब गए हैं। हवा के साथ हो रही बारिश के कारण ठंड में अचानक इजाफा हो गया है। लगातार बारिश के कारण किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। करीबन 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा ने भी फसल पौधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। लगातार बारिश के कारण धान की फसल खेतों में बिछ गई है और आलू के खेतों में पानी भर जाने के कारण फसल नष्ट हो गई है। असमय बारिश से धान की बालियां भी खराब हुई हैं। धान की फसल के उत्पादन के साथ ही रबी फसल की बुआई के भी प्रभावित होने की संभावना अब प्रबल हो गई है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वेस्ट टू वेल्थ के विजन को साकार करते हुए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान NIIST तिरुवनंतपुरम ने एक नवीन और पर्यावरण अनुकूल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी विकसित की है। ये तकनीक देश में बढ़ते बायोमेडिकल कचरे के सुरक्षित और टिकाऊ निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस तकनीक को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में सफलतापूर्वक वैलिडेट किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान ने वेरीफाई किया है। ये स्वदेशी प्रणाली बायोमेडिकल वेस्ट को सुरक्षित रूप से ऐसे बायो प्रोडक्ट्स में परिवर्तित करती है जिनका पुनः उपयोग संभव है। ये समाधान पारंपरिक जलाने की प्रक्रिया का एक सस्टेनेबल, नॉन टॉक्सिक और किफ़ायती विकल्प प्रदान करता है। इससे न केवल पर्यावरणीय प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि देश में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह अपने एक्स हैंडल के माध्यम से दी। लखनऊ को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा दे दिया है। ये सम्मान लखनऊ की अनूठी पाक विरासत और भारत की समृद्ध खाद्य परंपराओं में उसके योगदान की वैश्विक मान्यता है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये सम्मान लखनऊ की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और भी बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि यह कदम शहर को खाद्य और संस्कृति के प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के माध्यम से अब लखनऊ में पर्यटन संवर्धन, संस्कृति आधारित आर्थिक विकास, विरासत संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। तेलंगाना के एक बुनकर ने राज्य की परंपरा को खूबसूरती से डिजिटल इंडिया की धड़कन से मिलाने में कामयाबी हासिल की है। पीएम मोदी के सम्मान में तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिला जिले के बुनकर नल्ला विजय कुमार ने सिल्क शॉल पर QR कोड बुनकर डिजिटल इंडिया की भावना को खूबसूरती से पेश किया है। तेलंगाना का सिरसिला शहर अपनी उत्कृष्ट बुनाई परंपरा के लिए जाना जाता है। यहाँ करीब 20,000 परिवार बुनाई से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक हैं नल्ला विजय कुमार, जिन्होंने रेशम पर जरी से एक ऐसा शॉल बुना है जो परंपरा और डिजिटल भारत के मेल का खूबसूरत प्रतीक बन गया है। ये अनोखा मोडिफाइड शॉल 32 इंच चौड़ा और 2.5 मीटर लंबा है। इसमें बुना गया QR कोड स्मार्टफोन से स्कैन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों जैसे अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन, चंद्रयान 3 मिशन, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑपरेशन सिंदूर, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान को दिखाता है। इंदुलो ई फोटोलो नरेंद्र मोदी मेरे पिता नल्ला परंदमुलु एक प्रसिद्ध बुनकर थे जो अपनी माचिस के आकार की रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध थे। मैं अनोखे साड़ियों के डिजाइन और राष्ट्रीय ध्वज बनाकर उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा हूं। अब मैंने QR कोड वाला एक नया डिजाइन बनाया है। इसके QR कोड को स्कैन करके लोग पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस शॉल की खासियत ये है
कि इसका हर धागा इतनी बारीकी से बुना गया है कि क्यूआर कोड पूरी तरह स्कैन योग्य बना रहे। जरा सी भी गड़बड़ी पूरी डिजाइन को बेकार कर सकती थी। ये सूक्ष्मता बुनकर की कला और तकनीकी समझ दोनों का प्रमाण है। करीमनगर में इस विशेष शॉल का अनावरण केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने किया। विजय कुमार नवाचार के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इससे पहले रंग बदलने वाली साड़ियाँ, खुशबूदार साड़ियाँ और माचिस के डिब्बे में आने वाली सूक्ष्म सिल्क साड़ियाँ बनाई हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें कला रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिलसिला की इस बुनकर की रचना ये संदेश देती है कि भारत की परंपरा अब डिजिटल धागों में भी सांस ले रही है। हैंडलूम और हाईटेक का ये संगम न सिर्फ प्रधानमंत्री को समर्पित है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि भारत का हर बुनकर आज डिजिटल इंडिया का हिस्सा बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, हैदराबाद। और गुवाहाटी में नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया। वहीं इस अवसर पर असम के कैबिनेट मंत्री केशव महंत और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, बाधाओं की पहचान करना, विस्तार रणनीतियों पर चर्चा करना है। उद्घाटन सत्र के बाद केंद्रीय मंत्री ने भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर भी प्रकाश डाला। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और सौर, लघु जल विद्युत, हरित हाइड्रोजन और बायोमास में क्षेत्र की अपार क्षमता का दोहन करने के लिए कार्रवाई योग्य कदमों पर चर्चा की। महाराष्ट्र में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न ऋण के दुष्चक्र से स्थायी रूप से मुक्त करने और राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी स्थिरता लाने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी नेता हेमंत पाटिल ने शनिवार को यहां कहा, सरकार का ये निर्णय सराहनीय है। ये किसानों को स्थायी ऋण मुक्ति और उनकी दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। समिति को अगले 6 महीने में कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। हेमंत पाटिल ने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री फडणवीस की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय केवल अस्थायी कर्ज माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान का जीवन जीने की दिशा में एक दूरगामी पहल भी है। रबी सीजन की शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह से ही हो चुकी है और इस दौरान किसान चना बोने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में किसान कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें, इसके लिए कृषि विभाग द्वारा किसानों को विशेष सलाह दी जा रही है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा चने की फसल को मुरझाने, बीमारियों और संक्रमण से बचाने के लिए चने के बीज का उपचार करने की सलाह दी गई है। रोपण से पहले बीजों को फफूंदनाशक और कीटनाशकों से उपचारित करके किसान ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी फसलों को मजबूत शुरुआत मिले और उपज के नुकसान की संभावना कम हो। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार चूने की फसल में अक्सर सूखने, विल्ट की समस्या देखी जा सकती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अगर किसान बुआई से पहले सही तरीके से चने का बीज उपचार कर लें तो ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रोपण से कम 24 घंटे पहले बीजों को उपचारित करना चाहिए। इससे फसल मजबूत बनती है, बीमारियों से बचाव होता है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी भाव। सफेद सोने के नाम से जाना जाने वाला कपास, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है, ये फसल किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कपड़ा उद्योग चलता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक पैदावार में इसका योगदान लगभग 23% है। कपास न सिर्फ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि ये करोड़ों किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। वहीं कपास की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 306,92,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान
खरीफ कपास की उपज 325 लाख 22 हजार गांठ थी। फिलहाल गुजरात की मंडियों में कपास की आवक बनी हुई है और एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में 31 अक्टूबर को कपास का भाव था 7,250 रुपए। 1 नवंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,250 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ बीते दिन कपास का भाव था 7,125 रुपए। आज इसके सौदे 75 रुपए चढ़कर 7,200 रुपए पर हुए हैं। वहीं बात मध्य प्रदेश की अलीराजपुर मंडी की करें तो यहाँ 31 अक्टूबर को कपास 7,000 रुपए पर बिकी है। 1 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,900 रुपए पर आ गया। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के मुताबिक 1 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते शुक्रवार चना बिका 5,610 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,615 रुपए। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 अक्टूबर को चने का भाव था 5200 रुपए। 1 नवंबर को इसके सौदे 150 रुपए चढ़कर 5,315 रुपए पर हुए। जबकि मध्य प्रदेश की लवकुश नगर मंडी की बात करें तो यहाँ 31 अक्टूबर को चना 5,305 रुपए पर बिका। 1 नवंबर को इसके सौदों में 105 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5200 रुपए पर आ गया। हालांकि राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चना 5200 रुपए पर बना रहा। बताते चलें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। चने की एमएसपी पर नजर डालें तो चना की एमएसपी में 225 रुपए की बढ़त दर्ज की गई है और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल हुई है। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश में टमाटर की तुड़ाई कर लें, किसान पत्ता गोभी की रोपाई करें, यहाँ फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। अभी प्याज की बुवाई के लिए नर्सरी तैयार कर लें, साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा मेथी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल के किसान पालक की बुवाई करें, वहां शलगम की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह मूली की बुवाई कर लें। इसके साथ ही ब्रोकली की बुवाई करें। यहीं सरसों की बुवाई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में गाजर के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान लहसुन की बुवाई कर लें, वहीं चुकंदर के खेत में सिंचाई करते रहें। पंजाब में टमाटर की बुवाई कर सकते हैं, यहीं प्याज की बुवाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें। किसान कपास की चुनाई कर सकते हैं। पंजाब में मूंग की बुवाई कर लें, वहीं फूलगोभी की रोपाई करते रहें। अभी पत्ता गोभी की रोपाई कर सकते हैं। किसान ब्रोकली की रोपाई कर लें। इसके अलावा चने की बुवाई करते रहें। पंजाब के किसान गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा सरसों की बुवाई करने का समय उपयुक्त है। इसके साथ ही गन्ने की रोपाई कर लें। हरियाणा में मटर की बुवाई कर सकते हैं। किसान आलू की रोपाई कर लें। इसके अलावा धान की कटाई करें। अभी सरसों के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
3 बार ही काटते हैं। 1 हेक्टेयर में 90 से 100 क्विंटल तक सब्जी ली जा सकती है, जबकि बीज वाली मेथी से 15 से 20 क्विंटल सब्जी और 12 से 15 क्विंटल तक बीज लिया जा सकता है। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि में शामिल। बिहार के मोकामा में जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से हुई है। पुलिस टीम उन पर दुलारचंद की हत्या के बाद से निगरानी रख रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन पटना लाया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, गरीबों की जमीन हड़पना, ये सब राजद के स्वभाव में है। सेको भारतीय वायुसेना मैराथन सिम 2025 में अभिनेत्री अर्चना पूरन सिंह, शेफाली शाह, हुमा कुरैशी और सुनील ग्रोवर शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने कश्मीर मैराथन को हरी झंडी दिखाई। कश्मीर मैराथन में 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 11 देशों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने कई हिस्सों में समाचार पत्रों के वाहनों को रोककर तलाशी शुरू की। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी समाचार पत्रों के वाहनों को पुलिस थानों के बीच ले जाकर जांच की गई। चुनाव आयोग के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के सघन गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अगुवाई वाली DMK ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में चल रहे इंडिया जॉय 2025 में वेव्स बाजार का उद्घाटन किया। सचिव ने कहा कि वेव्स बाजार कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक ऑनलाइन बाजार है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ओडिशा रेलवे, हाईवे, पोर्ट और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता,
हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। महा चौपाल चर्चा असम से हो रही है, बनारस पहुंच गई है, हरियाणा हमारी टीम पहुंच चुकी है, महाराष्ट्र में पहुंच गए हैं। आज की चौपाल चर्चा शिवमोगा गांव से। किसान की आमदनी दुगनी होती जा रही है। बदलाव बहुत आ गया खेती में। देखिए चौपाल चर्चा मेरे साथ। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। 15 दिन के भीतर अगर हिम्मतवाई घर में नहीं आए तो अपना बोरिया बिस्तर लेके घर से रुखसत हो जाना। ये सब कहाँ है अम्मा? झुमकी भाभी इस घर की बहू है, फिर उनको बहू के फल से काहे वंचित कर रही है? इनका अधिकार काहे उनसे छीन रही है? केकर बाप में इतना औकात हो गया जो हमरा फैसला बदले? फुलवा का फैसला फुलवा ही बदल सकती है। सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11 बजे डीडी नेशनल पर। सर्दी की दस्तक के साथ पशुपालन में क्या करें बदलाव? पशुधन को बीमारियों से बचाने के लिए कौन से हैं उपाय? छोटे छोटे लक्षण कैसे बन सकते हैं बड़ी समस्या का सबब? जानने के लिए देखिए सर्दियों में दुधारू पशुओं में होने वाले संभावित रोग और नियंत्रण। इस रविवार शाम 6:30 पर अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ये क्या स्वांग रचा रखा है तेरी लाडली? वो आज इसका मैच था। अरे ये लड़की है लड़की, जरा सी ऊंच नीच से कालक पूज जाएगी, फिर रोए से रोया नहीं जाएगा। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ माँ। बच्चा लोग प्यार से जैक्सन बुलावत है। तो जनाब अब इतने बड़े हो गए कि जिंदगी के अहम फैसले खुद करने लगे। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आप इतना डांट रहे हैं मुझे? कौन है जो तुमसे किसी बात पर नाराज है? मुझे तुमसे ऐसे इल्जाम की उम्मीद नहीं थी। जज्बा प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।